आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों मैं राहुल सर। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 4 में पढ़ेंगे आर्हीनियस समीकरण। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन ये हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। पूरा आर्हीनियस समीकरण से जो भी कुछ एग्जाम में आता है, जो भी आपके लिए जरूरी है, वो सब कुछ हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो है ना, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। हमारा दोस्तों समीकरण है आर्हीनियस समीकरण। कौन सा समीकरण? आर्हीनियस समीकरण। मतलब ये जो आपका समीकरण दिया था वो आर्हीनियस एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ने ये समीकरण दिया था। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जो आर्हीनियस समीकरण दिया गया था उससे पहले एक नियम दिया गया है ना। आर्हीनियस जो समीकरण है, इस आर्हीनियस समीकरण से पहले एक नियम दिया गया। पहले हम उस नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि वो नियम क्या था। ठीक है, अब बात तो ये भी आती है कि आर्हीनियस महोदय ने नियम अपना दिया क्यों, किसको बताने के लिए अपना नियम दिया, बात तो ये भी है। ठीक है, तो मेरे भाई आप जानते हो और हम भी जानते हैं, हमने ये पढ़ के रखा है कि dx अपॉन जो dt होता है, जो क्या है, अभिक्रिया की दर है। अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का क्या है, वेग। ठीक है, अभिक्रिया की दर होती है या फिर हम इसे ही क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। हमें पता है dx अपॉन dt, और ये हमें पता है कि जो dx अपॉन dt होती है मेरे भाई, ये k के बराबर होती है। ठीक है, और k क्या है आपका, k आपका है वेग स्थिरांक। क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि अभिक्रिया की दर जो होती है वो वेग स्थिरांक के बराबर होती है, या फिर हम ऐसा कहें कि जो अभिक्रिया की दर होती है ये वेग स्थिरांक को बताती है, समझाती है। ये तो हमें पता है क्योंकि ये चीज हमने सीख के रखी है, प्रूव्ड है ये चीज। ठीक है, अब मेरे भाई जो अभिक्रिया की दर होती है या फिर आपका जो वेग होता है ना, इस अभिक्रिया की दर पर या फिर अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव समझाया। ताप का प्रभाव समझाने के लिए जो ताप होता है, यदि ताप बढ़ाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी या घटेगी, या क्या होगा, है ना। तो इस अभिक्रिया की दर पर जो ताप है, इस ताप का प्रभाव समझाने के लिए आर्हीनियस महोदय ने, आर्हीनियस वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। क्या दिया? एक नियम दिया। ठीक है, एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं आर्हीनियस नियम। कौन सा नियम बोलते हैं? आर्हीनियस नियम बोलते हैं। अब बात ये है, चलो अब ये मान लिया कि आर्हीनियस महोदय ने अभिक्रिया की दर पर या वेग पर ताप का प्रभाव समझाने के लिए एक नियम दिया, है ना। अब उस नियम में उन्होंने क्या कहा, अब अभिक्रिया की दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इन्होंने क्या बताया, इसके बारे में क्या बताया। ठीक है, तो इन्होंने मेरे भाई जो आर्हीनियस वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये बताया कि जब हम किसी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया है, जैसे मान के चलो हमारे पास ये अभिक्रिया है N2 और ये हमारे पास H2 और ये लिखा है हमारे पास 2NH3, इसको फुली हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो आर्हीनियस महोदय ने बताया कि यदि हम किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाएं, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ताप में वृद्धि करें, तो उस अभिक्रिया की जो दर होती है, उस अभिक्रिया की, देखो प्रत्येक अभिक्रिया की दर होती है, प्रत्येक अभिक्रिया का अपना कुछ वेग होता है ना। तो ताप बढ़ाएंगे तो किसी भी अभिक्रिया की जो दर होगी या फिर किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होगा वो बढ़ेगा, उस वेग में वृद्धि होगी, उस वेग में वृद्धि होगी यदि ताप बढ़ाओगे तो। और वो तो हमें भी पता है कि ताप बढ़ाएंगे तो जो अभिक्रिया है उसमें अभिकारक हैं, उनके अभिकारकों की गति बढ़ेगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है ना। तो अणुओं की गति बढ़ जाएगी तो शीघ्रता से वो क्या बना देंगे, फिर उत्पाद बना देंगे, आपस में क्रिया करेंगे, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, है ना। तो इन्होंने भी ये बताया कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। लेकिन मेरे भाई इन्होंने कुछ विशिष्ट प्रकार से बताया। इन्होंने विशिष्ट प्रकार से ये बताया कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ेगी, लेकिन ये जो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी घातांकों के रूप में बढ़ेगी, घातों के रूप में वृद्धि होगी। कैसे? जैसे मान के चलो ये अभिक्रिया की दर है, ये अभिक्रिया की दर
है ना। अब बढ़ने का मतलब इसको दोगुना हो जाएगी, फिर तिगुना हो जाएगी, फिर चौगुना हो जाएगी, फिर पंचगुना हो जाएगी। अब बढ़ने का मतलब अभी तक हमने यही सीखा है, यही होता है कि बढ़ना मतलब दोगुना, फिर तिगुना, फिर चौगुना, फिर पंचगुना, ऐसी बढ़ती है। लेकिन इन्होंने कुछ स्पष्टली विशिष्ट प्रकार से बताया कि जब ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, लेकिन वो घातों के रूप में वृद्धि होगी, है ना। जैसे इसकी घात 2 है ना, फिर इसकी घात 3 हो जाए, फिर इसकी घात 4 हो जाए, फिर इसकी घात 5 हो जाए, फिर इसकी घात 6 हो जाए। उन्होंने इस टाइप से बताया कि ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, लेकिन घातांकों के रूप में वृद्धि होगी, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे भाई घातांकों के रूप में जो वृद्धि होती है वो बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। मतलब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि घातांकों के रूप में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, है ना। तो ध्यान रखना कि आर्हेनियस महोदय ने अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव समझाने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम बोलते हैं आर्हेनियस नियम। और इस नियम में उन्होंने क्या कहा? इस नियम में उन्होंने कहा कि किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में या अभिक्रिया की दर में चर घातांकों के रूप में वृद्धि होती है। इसे हम आर्हेनियस नियम बोलते हैं। ठीक है, वृद्धि होगी, लेकिन बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। ओके, चलो, तो अब ये आपका आर्हेनियस नियम आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई हम आर्हेनियस समीकरण को भी तो बताएंगे, आर्हेनियस समीकरण को भी तो पढ़ेंगे मेरे भाई। अब उन्होंने देखा कि जो अभिक्रिया की दर है उसमें घातांकों के रूप में वृद्धि होती है, चर घातांकों के रूप में वृद्धि होती है। तो इस वृद्धि को देखते हुए आर्हेनियस महोदय थे, इन आर्हेनियस महोदय ने वेग स्थिरांक के और आपका जो परम ताप होता है, परम ताप क्या होता है? T, वेग स्थिरांक के और परम ताप T के मध्य में बीच में एक संबंध स्थापित किया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपको कॉपी में अगर नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं तो उसमें यही लिखना है, इस आधार पर आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने वेग स्थिरांक के और परम ताप T के मध्य एक संबंध स्थापित किया, और वो ही संबंध कहलाता है आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण, समझ गए? ठीक है, और आर्हेनियस समीकरण मेरे भाई निम्न है। ठीक है, निम्न है। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद लिख लें आर्हेनियस समीकरण निम्न है, जो होता है K बराबर A T टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT, EA अपॉन RT। ठीक है, ये मेरे भाई हमारा आर्हेनियस समीकरण है, K बराबर AE टू दी पावर माइनस EA, ठीक है, अपॉन RT, ये आर्हेनियस समीकरण है। जहां मेरे भाई जो आपका K होगा, K आपका होगा वेग स्थिरांक, क्या होगा? वेग स्थिरांक। ठीक है, आपको पता ही है K आपका क्या है? वेग स्थिरांक है। A मेरे भाई आपका गुणांक है, आवृत्ति गुणांक। मेरे भाई आप ये बताओ, जैसे मान के चलो ये एक पिंड है और ये हमारा दूसरा पिंड है। ठीक है, ये दूसरा पिंड है। अब यदि ये दो पिंड आपस में टकराएं, ये दो पिंड आपस में टकराएं, तो दो पिंड आपस में टकराएंगे तो उस समय एक दोनों पिंड आपस में कंपन करेंगे। जैसे ही दोनों पिंड आपस में टकराएंगे तो उनमें एक कंपन होगा, है ना। जैसे आपको दो प्लेटें, जैसे हमारे घर में स्टील की दो प्लेटें हैं, उनको यदि हम आपस में टकरा देते हैं तो उनमें एक कंपन होता है ना। क्या होता है? कंपन। और वो कंपन होता है, उस कंपन को हम आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। और आवृत्ति से एक गुणांक आता है जो होता है आवृत्ति गुणांक, है ना। मतलब या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कंपन गुणांक, कंपन को ही आवृत्ति बोलते हैं, और वहां से एक वैल्यू निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं आवृत्ति गुणांक या कंपन गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो ए है वो आपका है आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक। ठीक है, चलो E आपको पता होना चाहिए, E है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब EA, तो EA मेरे भाई आपको पता है संकीर्णन ऊर्जा है, आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में संकीर्णन ऊर्जा। तो ये EA आपकी संकीर्णन ऊर्जा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। R आपको पता है गैस नियतांक है, क्या है? गैस नियतांक। ठीक है, और R जो है इस गैस सॉरी मेरे भाई R लिखना था, R गैस नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821, ये R की वैल्यू होती है। ठीक है, अब आपका T, तो T मेरे भाई आपका है T बराबर आपका है परम ताप।
क्या है, परम ताप, है ना। और परम ताप की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, -273 केल्विन, -273 केल्विन जो है आपका परम ताप, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, चलो मेरे भाई ये दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आपको दिख गया है, ये आपका परम ताप टी है, जिसकी वैल्यू क्या है, -273 केल्विन। ठीक है, या 0 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरे भाई आपका आर्हेनियस समीकरण हुआ। मेरे भाई आपको मैं पहले आपको एक प्रोवाइड करा चुका हूं कि आपको इसके नोट्स चाहिए है, फुली आपको लिखित नोट्स चाहिए है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो GANESHA बाय स्पेस WORLD गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है। वहां पर सभी यूनिट के आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई इसका पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप जाके नोट्स डाउनलोड करें, अपने नोट्स कंप्लीट करें और समझे। यहाँ पर समझा मैंने दिया है, वैसे भी आप लिख भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे भाई हमारा आर्हेनियस समीकरण हो चुका है कंप्लीटली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे भाई इस आर्हेनियस समीकरण का यूज कहाँ किया जाता है, इस आर्हेनियस समीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, वो चीज भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, उपयोग, जिसको हम अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनुप्रयोग या फिर उपयोग। ठीक है, चलो तो मेरे भाई जो आर्हेनियस समीकरण है, इस आर्हेनियस समीकरण, देखो ये है आपका आर्हेनियस समीकरण। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, वेग स्थिरांक। आर्हेनियस समीकरण हमें किसके बारे में बताता है, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक, इसकी सहायता से क्या हम निकाल सकते हैं, देखो k बराबर तो दिया ही है, तो k क्या है, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो पहला इसका उपयोग क्या हो जाएगा, आर्हेनियस समीकरण की सहायता से, या फिर डायरेक्ट लिख लो, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से वेग स्थिरांक की गणना की जा सकती है, ठीक है। चलो ये हमारा पहला एक अनुप्रयोग हो गया। दूसरा अनुप्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, देखो मेरे भाई हमारा k बराबर a⁻⁴ और it है, मतलब ये क्या है, आपकी संकीर्ण ऊर्जा। ये क्या है, आपकी संकीर्ण ऊर्जा। मेरे भाई अब यदि ये समीकरण है, आपको k की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है, e की वैल्यू दी है, r और t दोनों की वैल्यू, इन सब की वैल्यू दी है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते, क्या हम संकीर्ण ऊर्जा नहीं निकाल सकते, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि आर्हेनियस समीकरण की सहायता से हम संकीर्ण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसकी सहायता से संकीर्ण ऊर्जा की गणना की जा सकती है। ठीक है, चलो 2 पॉइंट हो गए हमारे, 2 अनुप्रयोग इसके हो चुके हैं। तीसरा अनुप्रयोग देखो मेरे भाई, ये क्या है आपका वेग स्थिरांक, ये क्या है आपका ये संकीर्ण ऊर्जा। और ये दोनों में अगर हम देखें तो वेग स्थिरांक k और संकीर्ण ऊर्जा में दोनों में संबंध भी है। क्या है, संबंध भी है। तो वेग स्थिरांक k और संकीर्ण ऊर्जा ए में हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं, और आर्हेनियस समीकरण हमें यही बताता है कि दोनों में क्या है, संबंध है। ठीक है, तो हम तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इसकी सहायता से वेग स्थिरांक, आप खुद लिख लेना, वेग स्थिरांक k व संकीर्ण ऊर्जा E में संबंध ज्ञात कर सकते